नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आलोक सिन्हा साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ अजय गोयल हैं, व्हीट ट्रेडर हैं। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। खबर यह है कि सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट पर सख्ती फिर से बढ़ा दी है। ट्रेडर और होलसेलर्स के लिए लिमिट घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दिया है, और रिटेलर्स के लिए भी 10 मीट्रिक टन से लिमिट घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। आलोक सिन्हा साहब, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? देखिए, ये सब है मार्केट में कंज्यूमर प्राइसेस को मैनेज करने के उद्देश्य से, क्योंकि इस समय गेहूं की बुआई शुरू होने वाली है और पिछले साल तक का जो गेहूं जो था वो ओपन मार्केट में मोर और लेस रहा नहीं। तो या तो एफसीआई ने खरीद लिया या बड़े बड़े व्हीट ट्रेडर्स ने खरीद लिया। इसलिए इसका उद्देश्य तो ये है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़ ना जाए, ताकि मार्केट में व्हीट की अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही आवश्यक और सराहनीय स्टेप है। इसमें किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को डैमेज नहीं होता, एंड ये कंज्यूमर को सही दाम पे गेहूं मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। गेहूं के दाम घटेंगे सर? अब घटेंगे कि नहीं, लेकिन गेहूं के दाम इससे और आगे बढ़ेंगे नहीं, और लगता है कि गेहूं के दाम घट भी जाएंगे, क्योंकि जिन कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स के पास गेहूं पड़ा होगा अभी पिछले साल का, वो उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि नया गेहूं मार्च अप्रैल में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अजय गोयल साहब भी हैं हमारे साथ, एमडी हैं रोलर फ्लोर मिल के। अजय जी, आपका क्या टेक है इस फैसले पर? आपकी टिप्पणी क्या है? क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, ग्राउंड पे ऐसा है कि ऑलरेडी दाम जो है बढ़ने तो बंद हो चुके हैं। आज 2-3 महीने हो गए और धीरे धीरे जो है सरकार शिकंजा कस रही है सब ट्रेडरों पे। इससे होगा ये कि आने वाले सीजन में जो है ट्रेडर मैदान से हट जाएगा। सारा कुछ जो है सरकार ही चलाएगी, सरकार ही गेहूं खरीदेगी, सरकार ही कीमतों पे नियंत्रण रखेगी, और सरकार ही जो है सबको गेहूं डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जो 20 वर्ष लग गए सारी प्रणाली को फ्री और ओपन मार्केट करने का, वो सारा अभी अनवाइंड हो रहा है। बहुत नाराज हो रहे हैं गोयल साहब, आप बहुत नाराज हो रहे हैं सर। आप नाराज की बात नहीं है साहब, ऐसा है जो एक फ्री ट्रेड का एक दौर जो चला था वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी सरकार जो है सब कुछ अपने हाथ में ले रही है। क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर जो होता है वो एक ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना गोयल साहब। नहीं, बिल्कुल, कीमतों को तो सरकार का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है ना भाई साहब। जो उनको कीमतों पे नियंत्रण रखना था वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स घटते जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है हानिकारक है व्यापार के लिए। देखिए, सिन्हा जी कह रहे हैं गोयल साहब की ये ठीक नहीं है, ये जो किया गया है। अब देखिए, अब मैं उनके उसमें मैं क्या टिप्पणी कर दूं, लेकिन उद्देश्य तो ये देखना होगा ना कि सरकार का हित इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्राइवेट ट्रेडर का हित इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर का हित, इम्पोर्टेंट है आम जनता का हित। उनका हित ये है कि प्राइसेस में कंट्रोल हो, प्राइसेस ज्यादा बढ़ ना जाए। गोयल साहब का कहना ठीक है कि प्राइसेस और नहीं बढ़ रहे थे, वो थोड़ा बहुत घटने के कागजात में आ गया था, लेकिन ऑन द अदर हैंड सरकार को तो प्रिकॉशनरी स्टेप लेना ही पड़ता है। तो ये दिस इज अ प्रिकॉशनरी स्टेप। आई डोंट थिंक इसमें प्राइवेट ट्रेडर को उतना कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन एनी केस उनको जो रोलर फ्लावर मिल्स को जो गेहूं की आवश्यकता है वो तो एफसीआई के ओएमएसएस स्कीम से
नुकसान टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन आप बने रहे सर। एक सवाल गोयल जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अजय जी। हाँ जी। अभी गेहूं की डिमांड और गेहूं की सप्लाई, इसको लेकर के क्या सिचुएशन है? देखिए, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। अगर एक मिल की रिक्वायरमेंट हफ्ते की 1200 से 1500 टन है तो सरकार आज की तारीख में 200 टन दे रही है। तो वो जो उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत बाजार नियंत्रण में है और धीरे धीरे बाजारों में माल आ भी रहा था। जून में जब से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा ली थी, उसके बाद जो है जितनी जरूरत थी थोड़ा थोड़ा बाजार में माल आ रहा था और जो एक तेजी आनी थी वो मई जून जुलाई में ही आ चुकी। उसके बाद तो कोई खास विशेष तेजी आई नहीं है गेहूं के बाजार। अच्छा, तो क्या इंपोर्ट करने की नौबत तो नहीं आ रही है गोयल जी? कुछ जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसकी? सरकार उसका फैसला मेरे ख्याल से जून 2024 के बाद ले सकती है। आज 40% ड्यूटी है, उसे घटा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि देश में थोड़ा सा बफर बिल्ड करना है तो जरूर सरकार जो है अगले साल उस बात पे विचार कर सकती है। नहीं कर सकती है, ये अलग बात है। आपके हिसाब से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर सरकार को बफर चाहिए 2-5 मिलियन टन का एक्स्ट्रा और अगर अगले साल की फसल जो है इसी साल जैसे रही तो जरूर जो है सरकार को इंपोर्ट करके अपने अकाउंट में रखना चाहिए। इस पर आपका क्या व्यू है सिन्हा जी? देखिए, मुझे आई होप कि इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हमारे देश में अब वीट का आउटपुट काफी हो रहा है और इस साल भी अभी तक जो कुछ भी वेदर फोरकास्टिंग है, ऑल्दो अभी गेहूं की बुआई नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज के अनुमान के अनुसार मार्च अप्रैल मई में जो गेहूं का हार्वेस्ट होगा वो बहुत अच्छा ही होगा और अगर अच्छा होगा तो फिर गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता यदि हार्वेस्ट अच्छा ना हो तो अवश्य इंपोर्ट करेगी, क्योंकि देश भर में गेहूं की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सिन्हा जी आपका और अजय गोयल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए। और दो और महत्वपूर्ण खबर आ चुकी महंगाई को लेकर। देखिए, कल से आज तक में 4 खबरें आ चुकी हैं। कल आपने देखा कि ये खबर आई कि सरकार ने गन्ने के जूस और सिरप से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी है। उसको भी महंगाई के ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया ताकि चीनी की कीमतें ना बढ़े। इसके अलावा आप देखिए, प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है ना, और प्याज के एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक के लिए रोक लगाई गई है और ताकि प्याज की कीमतें काबू में आए। और सरकार ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्याज के दाम बढ़े हैं तो उसको काबू में करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट को रोका है। 60 से 80 रुपये प्रति किलो रिटेल में प्याज के दाम चल रहे हैं। इसके अलावा चौथी महत्वपूर्ण खबर वो है पीली मटर को लेकर। और पीली मटर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है और वित्त मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 50% की ड्यूटी हुआ करती थी जिसको स्क्रैप कर दिया है। हालांकि इंडस्ट्री की दलील है कि एक तो कम टाइम फ्रेम के लिए है, इसमें कितना होगा, और दूसरी बड़ी बात कि इंपोर्ट को पहले ठीक तरीके से ओपन करना पड़ेगा तभी इस ड्यूटी हटाने का फ़ायदा मिलेगा। तो महंगाई को लेकर एक के बाद एक कई बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं। देखते हैं इसका आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या चाहिए। अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी और साथ ही मनोज जैन साहब हैं। अजय जी, आप बताइए आज शाम के लिए क्या करें सर, गोल्ड में और सिल्वर में? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली देखिए जाएगा, आज मॉर्निंग से हमने सोने और चांदी में दोनों में एक सुस्त कारोबार आते हुए देखा। कल के सेशन में हमने गिरावट जरूर देखी, बट मॉर्निंग से ही 62,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। इवनिंग में एडीपी नॉन फार्म का डेटा आ रहा है जो काफी अच्छा बताया जा रहा है, 184 के करीब। अगर इनकेस ये जंप आता है अगर इस डेटा में, तो डॉलर को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मुझे लगता है कि जो आज ठहरा हुआ है उस पर वापस दबाव बनना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक गोल्ड कल भी हमने देखा 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, उसी को देखते हुए 62,650 पे गोल्ड को बेचना है। 62,850 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है कि 62,200 से 62,000 तक का लेवल सोने में मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमने देखा एक अच्छी रैली के बाद मार्केट स्ट्रगल कर रहा है हाई साइड पे सस्टेन करना। तो आई थिंक 75,000 का एक अच्छा बाउंस अगर मिलता है वहां पे आप सेल करके चलिए। 73,800 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर शाम के डेटा को देखते हुए बाउंस अगर मिलता है तो वहां पे बिकवाली करके चलिए। ओवरऑल ट्रेंड वीक लग रहा है।
क्या व्यू है मनोज जी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे एक डेटा को लेकर के जो है मार्केट थोड़ा सतर्क होता हुआ नजर आया है। और कल हमने देखा था कि जो शुरुआत में गिरावट आई थी सोना और चांदी में, वो शाम के सत्र में फिर एक बार जो है ऊपर की तरफ सोना और चांदी आते हुए नजर आए थे जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि जो जॉब के डेटा यूएस के उसका वेट करना चाहिए और जॉब के डेटा बढ़ के आते हैं और उस समय कीमतों में जो भी गिरावट आती है, सोना अगर 62,200-100 के आसपास आता है तो फिर वो एक अच्छा लेवल हो जाएगा बाइंग के लिहाज से, क्योंकि हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है 64,000 से। वहीं चांदी की कीमतें 73,800 के आसपास आती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी 23.80 $24 ये एक सपोर्ट लेवल है। तो डेटा का वेट करना चाहिए और गिरावट आती है तो 62,200 सोने में खरीदारी के लिए एक अच्छा लेवल होगा। वहीं चांदी में मेरा मानना है कि 73,800 से 74,000 के दायरे में फिर एक बार बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। एक अच्छा करेक्शन सोने और चांदी में देख चुके हैं, तो अब ये लेवल पे बिकवाली की सलाह नहीं रही। ओके, क्रूड पर केडिया जी आपका क्या कमेंट होगा? कच्चे तेल में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में भी अगर हम देखें तो टेक्निकली तो काफी सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में है, जिसकी वजह से हम एक बाउंस देख पा रहे हैं। प्राइसेस अभी भी 5900 के इर्द गिर्द घूम रहा है। ब्रांड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट के बाद प्राइसेस $75 का लेवल रीगेन कर दिया, बट अभी भी कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं मिल रहा है कि ओपेक के मीट के बाद हमने देखा कि पॉसिबिलिटी थी अच्छे बाउंस की, बट जो सपोर्टिंग नेशन है उनसे कोई अच्छे स्टेटमेंट नहीं आने की वजह से मार्केट कंटिन्यू गिरता गया है। तो टाइमिंग एक टेक्निकल बाउंस जरूर दिख रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि 58-50 के करीब लेके चल सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 59-50 का ही रहेगा। तो टेम्पररी आज इंटरडे के लिए से 58-50 पे लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड है, 59-50 का टारगेट रहेगा। चलिए अब हम सवाल जवाब पे आते हैं। पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए पवन जी। सर मेरा सवाल ग्वार पर है। अजय केडिया और जैन साहब सही है, दोनों सही है, दोनों के व्यू लीजिए। हमें ग्वार पर क्या करना चाहिए 1 दिसंबर में? बताइए क्या करना चाहिए अजय जी? देखिए गवार में हमने पिछले अगर अक्टूबर के बाद से देखे, अक्टूबर में हमने 5350-5400 का लेवल देखा, उसके बाद 6100 का भी जंप देखा है। बट अगर हम पूरे नवंबर मंथ में देखें तो मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखे। इससे पहले भी मैंने कहा था कि मार्केट एक दायरे में ही बना हुआ है जो नीचे में 5500 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले हमने गिरावट दिखी थी, बट आज मार्केट वापस 0.25% की तेजी के साथ 5600 का लेवल रीगेन कर लिया है। तो दिसंबर मंथ की अगर बात करें तो मुझे लगता है 20 दिसंबर तक जो एक्सपायरी है तब तक मार्केट 5500 से लेकर 5750 के एक दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। फंडामेंटल साइड हम देख रहे हैं जो एक्सपोर्ट पार्टिसिपेशन है वहां पे कुछ ज्यादा हरकत नहीं है। ज्यादा बड़े खराब फंडामेंटल हम नहीं बोल सकते, फंडामेंटल अच्छे ही हैं, बट टेक्निकली मार्केट में कोई चाल नहीं आ पा रही, इसलिए रेंज बाउंड रहेगा। तो मुझे लगता है 5500 से 5800 का जो ब्रॉडर रेंज है इसी में हम दिसंबर मंथ को ट्रेड करते हुए देखेंगे टाइमिंग। ठीक है, तो दिनेश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए दिनेश जी। सर मेरा 6050 में क्रूड बाइंग है। किस भाव बाइंग है आपकी? 6050। 6050 पे आपकी क्रूड में बाइंग है। तो मनोज जी क्या सुझाव आपका, क्या करना चाहिए? पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। काफी ओवरसोल्ड जोन में है, बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 दिन में इनके भाव वापस मिल सकते हैं 6050-60 तक। तो पोजीशन को होल्ड करके चले। एक स्टॉप लॉस 5750 का लगा लें। 6050 से 6100 तक के जो इस तरह वो नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं, तो वो लेवल पे एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदुलपुर से कैलाश चंद्र मोदी, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा एक लॉट बाई है क्रूड, क्या करना चाहिए? 6100 पे। 6100 पर आपकी बाइंग है, क्या करना चाहिए अजय जी इनको? देखिए कच्चे तेल में टेक्निकली हमने अक्टूबर में जो हाई देखा था इजराइल के जो इशू के बाद $94 से हमने लगभग 74 का बड़ा फॉल देखा। तो टेक्निकल बाउंस है, मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। 5950 का इमीडिएट टारगेट है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, रविंद्र जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, पूछिए रविंद्र जी। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने ना 5 दिन पहले चांदी बेची थी 78,300 में, जब ये केडिया जी दिलवा रहे थे 85,000 के टारगेट के लिए, और मैंने कहा था ये 10,000 टूट जाती है, 4,000 टूट गई, आधी सेल करवा रहे हैं। आपने पूछा था ना सर, मैं आपको याद होगा 5 दिन पहले की बात है सर। कैसे भरोसा कर लिया ऐसे एनालिस्टों पे, बताओ आप।
केडिया जी बताइए। बिल्कुल सर, मैंने 85 बोला था, बट आपने टाइम फ्रेम थोड़ा सा मिस आउट कर दिया। जिस ढंग से मार्केट रैली कर रहा है, हमने 78,000 का हाई लगते हुए देखा है। टाइमिंग जो फंडामेंटल्स है लॉन्ग टर्म के, वो अभी भी इंटैक्ट है। आपको 85,000 का लेवल आराम से मिलेगा। ये जो कॉल मैं आज का दे रहा हूँ वो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से है, जिसमें हमें लग रहा है कि शाम को जो एडीपी नॉन फार्म का डेटा है वो बढ़कर आएगा, और जब भी ऐसा डेटा बढ़ता है तो डॉलर को मजबूती मिलती है, और जब डॉलर को मजबूती मिलती है तो इंट्राडे में हम ये फॉल देख सकते हैं। तो आज का जो ये कॉल है वो इंट्राडे के लिए लिहाज से, अगर आप मेरे से 2 से 3 महीने की व्यू लेके चलते हैं तो 85 से 88,000 तक का लेवल आपको चांदी बिल्कुल दिखाएगी। ठीक है, राहुल है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राहुल। सर मेरी चांदी में 74,500 की खरीदी है, तो क्या करना चाहिए मुझे? किस भाव पर बाइंग है आपकी? 74,500। 76,500 पर आपकी बाइंग है। ठीक है, क्या करना चाहिए केडिया जी? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली जैसे मैं बताया काफी अच्छी तेजी रहेगी, पर टाइमिंग एक अच्छी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आता है। तो आज शाम के डेटा देखते हुए मुझे लगता है प्राइजेस एक बार 73,800 73,500 तक का लेवल आ सकता है। तो बेटर एक बार शाम के सेशन में 75,000 तक का जंप आता है, वहां पे एक बार लॉस बुक करके निकलना चाहिए। री एंट्री के लिए आई थिंक नेक्स्ट वीक वेट कीजिए, 73,500 तक मिलता है, वहां पे आप री एंट्री करके चलिए। अगर गुजरात से हैं पूछिए सर। सर जी, नेचुरल गैस में आज क्या करें? नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए बताइए मनोज जी। आज के लिए एनजी में क्या ट्रेड? इस वक्त करीब करीब 1.5% की तेजी है नेचुरल गैस में, 218 के आसपास है भाव, क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में मृत्युंजय जी ये भी काफी ओवरसोल्ड काउंटर है, और कल हमने 207 जो एक इसका सपोर्ट लेवल था वहां से एक रिबाउंड जो है कीमतों में आते हुए देखा है। कल जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी वो भी काफी गिर कर आई थी, तो निश्चित रूप पे यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो है बनती हुई दिख रही है। नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। अगर इनको बाय करना है तो मिनी में करें, वर्तमान लेवल पे ले एक लॉट, और बाकी 3 से 4 रुपए की गिरावट आने पे 214 पे और जो है एवरेज कर सकते हैं। 207 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि 230 से 232 तक के जो स्तर है वो अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बढ़त की संभावना है वर्तमान लेवल पर दिख रही है नेचुरल गैस में। अच्छा, अच्छी बढ़त की संभावना आप कह रहे हैं कि मौजूदा लेवल से आपको दिख रही है, इस पर भी आप नज़र बनाकर चलें। ओके, मेटल में कोई कॉल आज के लिए अजय जी आपके पास? देखिए, बेस मेटल में भी हमने देखा कि डिमांड साइड थोड़ी कंसर्न जरूर है, बट सप्लाई साइड चाइना से कंटिन्यू कंसर्न्स की वजह से प्राइजेस बार बार में नीचे जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। कॉपर में मुझे लगता है कि 718-1850 के करीब लेके चलिए, 724 तक का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी काफी अच्छे करेक्शन के बाद मार्केट एक बेस बना चुका है, तो 250 पे लेके चलिए, 222 तक का टारगेट जिंक में भी देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये राय आपकी ओवरऑल मेटल में हो गई, जहाँ पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अमित है हमारे साथ भुवनेश्वर से, पूछिए अमित। सर जी मैंने 210 पे नेचुरल गैस बाय किया हुआ है, तो क्या करूं? अभी वेट करूं कि 210 पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस में? हाँ। क्या करना चाहिए मनोज जी? पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, 207 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, और आज के लिए मेरा मानना है कि शाम के सत्र में एक बार 225-26 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और अगर 2 से 3 दिन अगर कैरी कर सकते हो तो 230 से 32 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का, और खबर ये है कि सरकार ने राइस ब्रांड मील के एक्सपोर्ट पर पाबंदी बढ़ा दी है, ये खबर आ रही है। और ये पाबंदी जो बढ़ाई गई है वो हम आपको बता रहे हैं, ये ताज़ा खबर आई है। राइस ब्रांड मील एक्सपोर्ट पर पाबंदी बढ़ी है और मार्च 2024 तक के लिए ये पाबंदी बढ़ाई गई है। तो ये ताज़ा खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये बताने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मतलब हुआ सर, ये राइस ब्रांड मील के एक्सपोर्ट पर मार्च तक के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है, क्या इम्पैक्ट? ये मृत्युंजय जी देखिए, गवर्नमेंट अभी इनको एक ही चीज है कि सब चीज की प्राइस बहुत कंट्रोल में रहे और बहुत कम रहे। ये इनका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन, और उसी चक्कर में ये पहले पाबंदी लगाई गई थी एक्सपोर्ट करने के लिए, और अभी उसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 24 तक। ये हफ्ते में आपने देखा शुगर का ऑर्डर आया है कि वो शुगर कैन जूस से मोलासिस नहीं बना सकते। व्हीट पे स्टॉक लिमिट लगाई गई है। पल्सेस का इम्पोर्ट 0 ड्यूटी पे कर दिया गया है। अभी ये राइस ब्रांड मील का
एक्सपोर्ट बैन एक्सटेंड कर दिया गया है। सब सीरीज ऑफ एक्शन गवर्नमेंट के यही बता रहे हैं कि ये कोई भी हालत में कोई भी एग्रो कमोडिटी की कीमत में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो राइस ब्रान इंडस्ट्री है उसके एक्सपोर्ट का मार्केट नहीं होगा, तो लोकल मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन और दाम कम मिलेगा। ये किस लिए किया गया है कि राइस ब्रान ऑयल के दाम कम हो जाए? नहीं, ये इसीलिए कि राइस ब्रान मील जो है, राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन जो है, पोल्ट्री और कैटल को जो जाता है रॉ मटेरियल, उनको दाम सस्ते दाम में मिले तो दूध का दाम कम होए, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो ठीक है, अभी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा और अभी ये 31 मार्च तक बैन एक्सटेंड किया है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, पिछली बार भी जब ये बैन लगा था तो उस समय ये बात हुई थी कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार दबाव बना रही है कि इसको किया जाए ताकि उनको सस्ती फीड मिले, और इसके पीछे का मकसद ये भी है, जो बात अभी संदीप जी ने कही, कि दूध के दाम जो हैं वो ना बढ़े, कम हो, उसको सस्ता जो यहाँ पर फीड है वो मिलता रहे। तो सर, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री के लिए मार्जिन प्रेशर में आ जाएंगे। इंडस्ट्री के लिए जब रॉ मटेरियल तो महंगा मिलेगा और फिनिश प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसान जो है राइस का उसी को जाना है ना, प्राइस पे उसी को फर्क पड़ेगा। आप प्राइस लो रखोगे एंड प्रोडक्ट का, एग्री कमोडिटी का, तो कंज्यूमर को फायदा होगा, वो कंज्यूमिंग इंडस्ट्री हो या कंज्यूमिंग पर्सन हो, लेकिन जो ग्रोइंग पर्सन है उसका लॉस होएगा, फार्मर का। तो ये चेन ही वैसे चलती है। बट तो सस्ता मिलेगा ना सर, हल्दी वाली दूध तो पी पाएंगे ना बढ़िया सस्ता वाला? दूध का इंग्रेडिएंट ओनली राइस ब्रान मील नहीं होता, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं दूध में, ये तो छोटा सा इंग्रेडिएंट है। तो दूध आपको 10 पैसा लीटर सस्ता होने से क्या होने वाला बताइए, तो वो बात है ना। तो इसके लिए बट ठीक है, मतलब ऐसे एक डिसीजन गवर्नमेंट के आ रहे हैं इस हफ्ते में, वी हैव टू गो विद द गवर्नमेंट। सिचुएशन के साथ में 144 करोड़ का देश है, तो कई बार हमारे यहाँ फूड की चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है, बट इंडस्ट्री इसको प्रोटेस्ट कर रही है, और इंडस्ट्री ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था कि इसको एक्सटेंड मत करना, फिर भी गवर्नमेंट ने किया है, तो लेकिन अब जो भी किया है वो तो मंजूर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये 31 मार्च के बाद कम से कम इसको एक्सटेंड ना करें, ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आप संदीप जी आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर अनिल हैं राजस्थान से, पूछिए अनिल जी। सर केडिया जी से सवाल है, गवार 7,000 होगा या नहीं होगा, और उड़द में अब तेजी आएगी या रुक गई यहीं पे? बताइए केडिया जी, $1 मिलियन क्वेश्चन, 7,000 होगा या नहीं होगा ग्वार? बिल्कुल, गवार में अगर हम देखें पिछले साल से एक अच्छी खासी रैली जनवरी तक तो मिली थी हमको, 6600 का हाई मारा था, जिसके बाद पूरा ये साल भर अगर हम देखें तो मार्केट में फंडामेंटल ठीक ठाक थे, कोई ऐसे खराब नहीं। इनफैक्ट मैं कल ही एक ट्रेडर से ही बात कर रहा था, तो बोले एक्सपोर्ट में लोगों की रुचि कम है और एक्सचेंज के ऊपर जो बदला मिल रहा है वो इतना अच्छा अट्रैक्टिव मिल रहा है कि जैसे ही मार्केट 6100 के आसपास जाता है, सेलिंग प्रेशर हम देखते हैं कि मार्केट में बनना चालू है, तो एक दायरे में भटका हुआ है। बट मुझे लगता है कि जो हम लोग 6100, 6600, 7200 ये की रेजिस्टेंट लेवल है। नीचे में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 5300, 5400 का एक बेस बन चुका है, तो वहां की उसके नीचे मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल है। बट स्लो एंड स्टडीली मार्केट 2024 में एक अच्छा प्रोमिनेंट प्लेयर निकल कर आएगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है दिसंबर महीना हम 5400, 5500 का बेस रखेंगे, ऊपर में 5750 से 5800 का एक दायरा ही रहेगा, बट स्लोली एंड स्टडीली ये पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, जतिन है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए जतिन जी। सर मेरा सवाल अजय केडिया जी से है, जीरे पे राई चाहिए, मैंने 54,000 पे खरीदा हुआ और 2-3 महीने के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ। 54,000 पे आपने जीरा खरीदा है? जी हाँ सर। भाई साहब 65 पे निकल क्यों नहीं गए आप? सर हमें तो अजय केडिया जी ने वो टारगेट बताया था कि 68,000 तक जाएगा। अरे कभी कोई टारगेट से 2-3 हज़ार नीचे भी बेच लिया करिए सर। सर यही तो पछता रहा हूँ, अब इनसे राय चाहिए 2-3 महीने के लिए, बताइए केडिया जी। देखिए जीरे के अगर फंडामेंटल देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था काफी अच्छे थे, जहां पे हमने 2 बार 65,000 के लेवल भी छूते हुए देखा था। हायर साइड में लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि मार्केट में अच्छा गेन्स मिलेगा, बिकॉज अभी भी कैरी ओवर स्टॉक की अगर हम बात करें और फरवरी एंड तक की बात करें तो हमारी पोजीशन कट टू कट रहनी है। एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ा जरूर है, बट अभी भी मौसम को लेकर जो चिंताएं रहेगी, एक्सपोर्ट डिमांड खास करके रमजान और चाइनीज न्यू ईयर को लेकर, वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। अभी जो रिसेंट जो गिरावट आई है वो सोइंग को लेकर आई है, प्लस हमने कुछ
लास्ट मंथ में पेमेंट क्राइसिस देखा, जिसके चलते एकाएक प्राइसेस में बड़ा फॉल आया। तो आई थिंक 35,000 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा। जनवरी मिड तक की अगर हम बात करें तो प्राइसेस वापस 44 से 45,000 के बीच में दिखेगा। हाँ, 50 का भाव मुझे लगता है नई क्रॉप से पहले आपको एक बार जरूर देखने मिल जाएगा, बिकॉज खास करके जनवरी फरवरी का जो पीरियड रहेगा वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया केडिया जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।